हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। दिस टॉपिक इज सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर एलोट्रॉप्स कहते किसे, एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है। चलिए आप जानते हैं there are so many elements which exist in nature in two or more forms। बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचर में एक या अधिक फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है बट डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो दोज एलिमेंट which exist in nature in two or more forms having similar chemical properties but differ in their physical properties are called allotropes to each other। तो वो एलिमेंट आपस में एलोट्रोप्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, those element which exist in nature in two or more forms having similar chemical properties but differ in their physical properties are called allotropes to each other। तो ऐसे बहुत से एलिमेंट हैं जो नेचर में एक या अधिक फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन कौन से एलिमेंट है, चलिए कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फर की। सल्फर आल्सो एग्जिस्ट इन नेचर इन टू और मोर फॉर्म्स। ठीक है, कौन कौन से फॉर्म मौजूद होते हैं? एक होते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर के रूप में, मोनोक्लिनिक सल्फर। दूसरा होता है रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। यानी इसका मतलब है कि सल्फर आल्सो एग्जिस्ट इन नेचर इन टू और मोर फॉर्म्स। कौन कौन फॉर्म है? तो एक मोनोक्लिनिक सल्फर, दूसरा रोम्बिक सल्फर और तीसरा क्या है? प्लास्टिक सल्फर। इन तीनों टाइप ऑफ सल्फर का केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो सेम होता है बट डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी इसका मतलब क्या है कि these are called the allotropes of sulfur। यानी इन तीनों को हम एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन अगर अराइज हो रहा है कि हाउ मेनी एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, देन आंसर विल बी 3। कौन कौन सा होंगे? एक मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर और प्लास्टिक सल्फर। These are the allotropes of sulfur। ठीक, उसी प्रकार अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस also exist in nature in two or more forms। फास्फोरस भी नेचर में दो या अधिक फॉर्म में मौजूद होता है। कौन कौन से फॉर्म में मौजूद होता है? तो आप जनरली जानते होंगे, ग्रीन फास्फोरस भी होता है, ब्लैक फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस होता है। ठीक है, यानी ये सब जितने भी तरीके के फास्फोरस है, ऑल दिस आर द एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। ये सब जो है फास्फोरस के एलोट्रोप के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जनरली टू एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस आर मेनली फाउंड इन इंडिया एंड दैट्स विल बी रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मेनली फास्फोरस से कितने एलोट्रोप्स होते हैं, तो आंसर कितना होगा? मेनली 2 एलोट्रोप्स। कौन कौन होते हैं? तो एक रेड फास्फोरस और दूसरा व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, क्योंकि व्हाइट फास्फोरस वो हल्का येलोइश इन कलर होता है, इसी कारण जो है हम व्हाइट फास्फोरस को येलो फास्फोरस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि फास्फोरस के 2 एलोट्रोप्स, एक होते हैं रेड फास्फोरस और दूसरा जो होता है व्हाइट फास्फोरस, जिसे हम येलो फास्फोरस के नाम से भी जानते हैं, व्हाइट और येलो फास्फोरस। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट इज येलोइश व्हाइट इन कलर, येलोइश व्हाइट इन कलर। इसी कारण जो है फास्फोरस के 2 एलोट्रोप। यानी कहने का मतलब क्या है कि फास्फोरस मेनली एग्जिस्ट इन नेचर इन 2 फॉर्म्स, व्हाइट फास्फोरस के रूप में और रेड फास्फोरस के रूप में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सल्फर के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, फास्फोरस के मेनली 2 एलोट्रोप्स होते हैं, रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस। ठीक है, लेकिन हमें अभी इनके बारे में डिस्कस नहीं करना है, इनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमें जानना है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो एलोट्रोपिक फॉर्म में होते हैं, तो हम कह सकते हैं सल्फर भी होते हैं, फास्फोरस भी होते हैं, कार्बन भी होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कार्बन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर, कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर इन 2 फॉर्म्स। कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर इन 2 फॉर्म्स। एक होता है एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, और दूसरा जो होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन।
क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एमॉर्फस का मतलब क्या होता है। एमॉर्फस जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा वर्ड से मिलकर बना हुआ है? एक वर्ड है ए और दूसरा वर्ड जो दिया हुआ है वो आपका क्या है? मॉर्फस। ठीक है, ए का मतलब होता है नॉट, ए का मतलब होता है नॉट, है ना, और मॉर्फस का मतलब होता है फॉर्म। यानी इसका मतलब है एमॉर्फस का मतलब होता है नो डिफरेंट फॉर्म, और नो डिफरेंट फॉर्म का मतलब क्या हो गया? नो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, नो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। और जब कार्बन एटम का कोई डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? इट विल नॉट शो ए डिफरेंट शेप। इसका मतलब है ये एक डिफरेंट शेप को इंडिकेट नहीं करता है। ठीक है, यानी कह रहा है यहाँ पर कार्बन, कार्बन जो होता है विच एग्जिस्ट इन नेचर इन टू फॉर्म्स, एमॉर्फस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म। और एमॉर्फस फॉर्म का मतलब होता है कि वैसा फॉर्म ऑफ कार्बन, वैसा फॉर्म ऑफ कार्बन जिस फॉर्म का कोई डिफरेंट शेप नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन का नाम देते हैं। जैसे एज एन एग्जांपल हम जान सकते हैं कोल के बारे में। ठीक है, कोल है, आपका कोक है, कोलतार है, कोलतार है, चारकोल है, चारकोल, लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक, जिसे काजल का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। ये सब क्या है? एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये सबका कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं होता है, कोई डिफरेंट शेप नहीं होता है। ठीक है, तो जिसका कोई डिफरेंट शेप नहीं होता है उसे हम क्या करते हैं? एमॉर्फस फॉर्म का नाम देते हैं। ठीक है, हेंस वी कैन से दीज आर द एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। यानी हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है? एमॉर्फस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। ठीक है, क्योंकि कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर इन टू फॉर्म्स, एमॉर्फस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म। और एमॉर्फस फॉर्म का मतलब होता है देयर इज नो डिफरेंट शेप ऑफ दिस फॉर्म, यानी इस फॉर्म का कोई डिफरेंट शेप नहीं होता है, कोई डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं होता है। ठीक है, तो उन सब का कुछ एग्जांपल कौन कौन सा है? कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक, कोलतार, these are the example of amorphous form of carbon. ठीक है, hence we can say these are the amorphous allotropes of carbon. ठीक है, ये सर amorphous form of carbon या amorphous allotropes of carbon है। ठीक है, जिसका कोई डिफरेंट शेप नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब होता है कि वैसा फॉर्म हैविंग अ डिफरेंट शेप, हैविंग अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, जिसमें कोई डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम मौजूद होता है। ठीक है, अब जब डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम मौजूद होगा तो इसका मतलब क्या है? कि इसका एक डिफरेंट शेप भी होता होगा। ठीक है, इसका एक डिफरेंट शेप भी होता होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन का क्या एग्जांपल होगा? तो हम कह सकते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट, these are the crystalline form of carbon या crystalline allotropes of carbon। ठीक है, तो जब कहा जा रहा है कि these are the crystalline form of carbon है, crystalline allotropes of carbon है, तो इसका मतलब क्या है? कि इन दोनों का एक डिफरेंट शेप होता होगा, इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स होता होगा। ठीक है, इसका एक डिफरेंट शेप होता होगा। इसी कारण जो है इन दोनों को हम क्या करते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर इन टू फॉर्म, एमॉर्फस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, यानी कार्बन का एक डिफरेंट फॉर्म होगा, एक इनडिफरेंट फॉर्म होगा। ठीक है, तो इनडिफरेंट फॉर्म में कौन कौन आता है? तो कोल है, चारकोल है, कोलतार है, लैम्प ब्लैक है ना, ये सब जो है वो क्या है? एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसका कोई डिफरेंट शेप या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं होता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म देयर विल बी अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, देयर विल बी अ डिफरेंट शेप ऑफ एटम। ठीक है, दैट विल बी डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, सो वी कैन से डायमंड और ग्रेफाइट का एक डिफरेंट शेप होता है। ठीक है, सो वी कैन से इट इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये क्या होगा? क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होगा, और ये सब क्या होगा? एमॉर्फस एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे मेनली पूछा जा रहा है कि मेनली कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि देयर आर टू मेन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, दैट्स विल बी डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, लेकिन जहां तक हम इसके एलोट्रोप्स के बारे में बात करते हैं कि किस फॉर्म में मौजूद होता है, तो एक एमॉर्फस फॉर्म है और दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ठीक है, तो दिस आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन एंड दिस आर द एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंसेस है। डायमंड एंड ग्रेफाइट,
जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, यानी ये भी क्या है आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है, ये भी आपका क्या है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है और ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो जब कहा रहा है कि जब ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है तो क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी इसमें भी जो होगा वो क्या होगा एक डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा, यानी इसमें भी क्या होगा डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स होगा, यानी इसमें कार्बन एटम भी जो होगा एक डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज होगा, ठीक है, और जब डिफरेंट अरेंजमेंट में अरेंज होगा तो इसका क्या होगा एक डिफरेंट शेप होगा, इसी कारण जो है डायमंड का क्या होता है एक डिफरेंट शेप होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि दिस आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, और जब एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है तो इसका क्या होगा एक डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम होगा, ठीक है, यानी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम मतलब क्या है कि डिफरेंट शेप होगा, डिफरेंट शेप क्यों होगा क्योंकि इसमें कार्बन एटम जो होगा अरेंज इन एन ऑर्डरली मैनर, ठीक है, इसमें कार्बन एटम जो होगा वो ऑर्डरली मैनर में अरेंज होगा, ऑर्डरली मैनर, कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन ऑर्डरली मैनर में अरेंज होगा, और इसी कारण जो है डायमंड का एक डिफरेंट शेप होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, ग्रेफाइट होता है वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, तो इसमें भी क्या होता है डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, इसमें भी क्या होगा डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम होगा, और जब डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम आर अटैच्ड टू ईच अदर इन एन ऑर्डरली मैनर तो क्या होगा इसका भी एक डिफरेंट शेप होगा, ठीक, तो इसका भी क्या होता है एक डिफरेंट शेप होता है, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं जब हम समझ रहे हैं कि इसका भी एक डिफरेंट शेप होगा, इसका भी एक डिफरेंट शेप होगा, तो कैसा शेप होगा, ठीक है, आखिर इसमें कार्बन एटम आपस में अरेंज होकर कैसा शेप बनाता है, इसमें कार्बन एटम आपस में अरेंज होकर कैसा शेप बनाता है, ठीक है, तो इसमें कार्बन एटम आपस में अरेंज होकर एक टेट्राहेड्रल शेप बनाता है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि डायमंड जो होता है वो टेट्राहेड्रल इन शेप होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल इन शेप होता है, इसमें कार्बन एटम आपस में जुड़कर एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, यानी डायमंड का जो शेप होता है वो क्या होता है टेट्राहेड्रल इन नेचर होता है, टेट्राहेड्रल इन शेप होता है, ठीक है, जबकि ग्रेफाइट होता है इसमें कार्बन एटम आपस में अटैच होकर एक डिफरेंट ऑर्डर बनाता है, और डिफरेंट ऑर्डर बनाने के बाद एक डिफरेंट शेप देता है, और वो डिफरेंट शेप कैसा होता है हेक्सागोनल इन नेचर होता है, ठीक है, ये हेक्सागोनल इन शेप होता है, ठीक है, तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है इट इज हेक्सागोनल इन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हेक्सागोनल इन स्ट्रक्चर, ठीक, तो इतना चीज तो आप जान रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका हेक्सागोनल इन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, हेक्सागोनल इन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल होता है जबकि ये क्या होता है हेक्सागोनल होता है, ठीक है, तो चलिए पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं और उस स्ट्रक्चर से इसके बहुत से प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है, तो चलिए पहले इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर बात हम कर रहे हैं डायमंड, ये क्या होता है टेट्राहेड्रल से, टेट्राहेड्रल से, जबकि ये क्या होता है आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है यहाँ दिया हुआ यहाँ पर टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये आपका दिया हुआ हेक्सागोनल, ठीक, तो हेक्सागोनल का नाम तो पता चल रहा है यहाँ पर ये हेक्सागोनल इन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है,
ठीक है, इसका क्या होगा, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा। इसको हम क्या कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये आपका क्या है, ग्रेफाइट का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो क्या होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो कहा जा रहा है यहाँ पर ग्रेफाइट एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में ग्रेफाइट जो होता है एक लेयर टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन ये लेयर है ना, लेयर टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है, स्लाइड करते रहता है, फ्लोट करते रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, इसी के नीचे भी स्ट्रक्चर होगा, है ना, जो क्या होगा आपस में जो है एक कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होता है, इस तरह से बॉन्डेड होता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब दिया हुआ है कि इन केस ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट these are form a layered structure and one layer floats on the other layers। ये क्या करता है, दूसरे लेयर पे क्या करता है, ये फ्लोट करते रहता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि चूंकि ये लेयर एक दूसरे लेयर पर फ्लोट करते रहता है, इसी कारण कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो स्लिपरी इन टच होता है, ठीक है। यानी ग्रेफाइट क्या होता है, ये स्लिपरी इन टच होता है ना, स्लिपरी इन टच होता है, ठीक है। स्लिपरी इन टच होता है, सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट और स्लिपरी इन टच क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, और वन लेयर्ड स्ट्रक्चर फ्लोट्स ऑन द अदर लेयर्ड स्ट्रक्चर। यानी एक लेयर जो होता है वो दूसरे लेयर पे क्या करता है, फ्लोट करते रहता है, स्लाइड करते रहता है, ठीक है। इसी कारण जो होता है ये स्लिपरी इन टच होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। स्लिपरी इन टच होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं, यहाँ देखिए, अगर इसके स्ट्रक्चर पर हम कंसीडर करें, अगर इसके है ना स्ट्रक्चर वगैरह को कंसीडर करें, तो यहाँ देखिए, तो अगर ये सब जितना ये पॉइंट है, ये सब कार्बन एटम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू ईच अदर एंड कैन फॉर्म ए डिफरेंट स्ट्रक्चर, एक फिक्स स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहे हैं यहाँ पर कि इन केस ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इन केस ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, वन कार्बन एटम, यहाँ देखिए ये जो वन कार्बन एटम है, ये कितने कार्बन एटम से अटैच है ना, देखिए ये कार्बन एटम इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन एटम इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन एटम इस कार्बन से अटैच है, ठीक है। यानी ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है वो क्या है, यहाँ पर 3 कार्बन एटम से अटैच है, ठीक है। ये जो कार्बन एटम है वो क्या है, 3 कार्बन एटम से अटैच है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो ये देखिए यहाँ पर ये एक कार्बन इससे अटैच है और एक कार्बन इससे अटैच है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इन ग्रेफाइट, वन कार्बन एटम, ठीक है। यानी ईच कार्बन एटम ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, वन कार्बन atom of hexagonal structure in graphite is connected to the 2 or 3 other carbon atom, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि इस स्ट्रक्चर का अगर हम कंसीडर किया जाए, स्टडी किया जाए, तो इसमें एक कार्बन एटम जो होता है वो एक कार्बन एटम जो होता है अदर 3 कार्बन एटम या अदर 2 कार्बन एटम से अटैच है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन क्या है 2 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन क्या है 3 कार्बन से अटैच है, एक इससे एक इससे एक इससे अटैच है, ठीक है। यानी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में वन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू द 2 और 3 अदर कार्बन एटम, ठीक है। 2 या 3 कार्बन एटम से अटैच है, ठीक है। यानी कह रहा है कि यहाँ पर कि इन केस ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर वन कार्बन एटम इज attached to 2 or attached to the 2 or 3 other carbon atoms, ठीक है, with covalent bond। यानी इसका मतलब क्या है कि इसमें एक कार्बन होता है वो 2 या 3 कार्बन एटम से ही अटैच है, ठीक है। जबकि हम जानते हैं कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, कार्बन शोज टेट्रा वैलेंसी, मतलब 4 वैलेंसी शो करता है, और अगर एक 4 वैलेंसी शो करता है तो इसका नंबर ऑफ बॉन्ड 4 होना चाहिए, ठीक है। और 4 बॉन्ड होने का मतलब क्या है कि 4 अदर कार्बन एटम से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, वन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू द 2 और 3 कार्बन एटम। इसका मतलब क्या है कि इन केस ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर वन कार्बन एटम और 2 कार्बन एटम फ्रीली मूव टू ईच अदर, यानी इसके पास जो है
यानी इसके पास जो है कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्रीली मूव करता होगा, ठीक है। यानी कार्बन का नाम है 4 वैलेंसी होता है, ठीक है। जब 4 वैलेंसी होगा तो वो क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर कि कार्बन का एक एटम जो होता है वो 3 या 2 एटम से अटैच है। 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड टू द अदर 2 और 3 कार्बन एटम। यानी इसका मतलब क्या है, इसका एक या दो बॉन्ड लेफ्ट है, 4 बॉन्ड बनना चाहिए, मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। प्रत्येक कार्बन का 3 या 2 ही बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में कार्बन का एक या दो बॉन्ड जो होता है वो फ्री होता है, ठीक है। मतलब इस स्ट्रक्चर में प्रत्येक कार्बन के पास एक या दो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली होता है ना, फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसी फ्रीली मूव करने के कारण इसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसका एक लेयर जो होता है वो दूसरे लेयर में क्या करता है, फ्लोट करते रहता है, स्लाइड करते रहता है, ठीक है। इसी कारण ये स्लिपरी इन टच होता है और सॉफ्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लोजली बॉन्डेड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा बॉन्ड जो होता है वो कंप्लीटली स्टक नहीं होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें चारों बॉन्ड कंप्लीट नहीं होता है, इसी कारण ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, स्ट्रॉन्ग सॉलिड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। इसी कारण क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है और स्लिपरी टू टच होता है, ठीक है। एक रीजन तो ये समझ में आ रहा है। दूसरा रीजन क्या आ रहा है, अभी हमने आपको बताया कि इट हैज, है ना, इन दिस स्ट्रक्चर कार्बन एटम हैज 1 और 2 इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव, ठीक है। यानी यहाँ पर जो इस स्ट्रक्चर में प्रत्येक कार्बन के पास एक या दो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली मूव करते रहता है, ठीक है। इट हैज फ्रीली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट, ठीक है। यानी इस स्ट्रक्चर में, इन दिस स्ट्रक्चर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्रीली मूव, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा तो ये गुड कंडक्टर ऑफ एक्चुअली होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द करंट, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या फ्रीली मूव कर सकता है, मतलब क्या, ये करंट को फ्लो कर सकता है। सो वी कैन से ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी कारण ग्रेफाइट जो होता है वो कहता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है वो कहता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दीजिए, अब जब कह रहा है कि जब ये ग्रेफाइट स्लिपरी इन टच होता है, सॉफ्ट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो जब ये स्लिपरी इन टच होता है ना, जब कह रहे हैं स्लिपरी इन टच होता है, इसी कारण ग्रेफाइट इज आल्सो यूज्ड, है ना, आल्सो यूज्ड एज लुब्रिकेटिंग ऑयल। यानी इसका यूज होता है लुब्रिकेटिंग वगैरह में कर सकते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, हाँ, जिसका यूज होता है मशीनरी वगैरह में करते हैं, जो क्या करता है फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्लिपरी इन टच होता है, ठीक है। इसी का इसका यूज होता है लुब्रिकेंट्स वगैरह बनाने में, इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। किसका, तो ग्रेफाइट का, ठीक है। इसके अलावा भी हम बताएं इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसी कारण जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और इसी कारण जो है ग्रेफाइट इज आल्सो यूज्ड एज इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसी कारण इसका यूज होता है हम इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं, ठीक है। इसका यूज हम इलेक्ट्रोड वगैरह बनाने में भी करते हैं ग्रेफाइट का, ठीक है। इसके अलावा ग्रेफाइट का यूज हम क्रूसिबल में भी करते हैं, लेड पेंसिल्स वगैरह बनाने में करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है एक ग्रीक वर्ड ग्रेफेन से बना हुआ है ना, ग्राफीन से बना हुआ है, ठीक है, ग्राफीन से बना हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू राइट, मतलब लिखना, ठीक है। तो चूंकि ग्रेफाइट से हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ लाइन, हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ब्लैकिश लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, चूंकि ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेस ब्लैक कलर का होता है ना, जिससे हम क्या करते हैं ब्लैक कलर का लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसी कारण जो दिया हुआ है कि ग्रेफाइट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग लेड पेंसिल्स, ठीक है। इसका यूज हम लेड पेंसिल्स वगैरह में बनाने में करते हैं, क्रूसिबल बनाने में करते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाने में करते हैं, लुब्रिकेंट्स वगैरह बनाने में करते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत सा यूज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डायमंड के बारे में, ठीक है। आई होप इसके बारे में आप लोग समझ चुके होंगे कि आखिर ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, आखिर स्लिपरी टू टच क्यों होता है, सॉफ्ट क्यों होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायमंड के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे कि डायमंड इतना ज्यादा हार्ड क्यों होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब कह रहे हैं कि डायमंड, अभी मैंने बताया कि डायमंड क्या होता है, टेट्राहेड्रल इन शेप होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल का मतलब होता है कि इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वन कार्बन एटम, ठीक है, यानी ईच कार्बन एटम ऑफ डायमंड इज कनेक्टेड टू द अदर 4 कार्बन एटम, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एक कार्बन एटम जो है, ठीक है,
यानी कहने का मतलब कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जितना भी कार्बन एटम है, ठीक है, जितना भी कार्बन एटम है वो कार्बन एटम यानी each कार्बन एटम ऑफ दिस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आर कनेक्टेड टू द अदर 4 कार्बन एटम, ठीक है, वो क्या होता है अदर 4 कार्बन एटम से क्या होता है कनेक्टेड होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड each कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू द अदर 4 कार्बन एटम, ठीक है, वो अदर 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है, ठीक। तो सोचिए अगर कि प्रत्येक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, प्रत्येक कार्बन एटम अगर 4 अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड है तो आपने क्या बताया कि कार्बन वैलेंसी 4 होता है, ठीक है। जब कार्बन का वैलेंसी 4 है तो एक कार्बन एटम यानी प्रत्येक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम से अटैच है, इसका मतलब क्या है, इसका चारों बॉन्ड कंप्लीट है, ठीक है, चारों बॉन्ड कंप्लीट है। और जब चारों बॉन्ड कंप्लीट होगा और जब चारों बॉन्ड इसका कंप्लीट होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो दिया हुआ देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव, इसके पास जो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते नहीं रहता है, ठीक है। इसी कारण जो है क्योंकि इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव एंड दैट्स व्हाई वी कैन से डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज़ इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव, ठीक है। क्योंकि इसमें चारों बॉन्ड जो है कार्बन का जो चारों इलेक्ट्रॉन होता है वो आपस में जुड़कर 4 अलग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है विद द अदर 4 कार्बन, ठीक है। यानी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू द अदर 4 कार्बन एटम एंड कैन फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर विद कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इसके कारण जो दिया हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है विद स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के हेल्प से, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है कि इन केस ऑफ डायमंड के केस में ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू द अदर 4 कार्बन एटम, ठीक है। तो ये जो कार्बन है ये 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है। तो ये 4 अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड है, ठीक। अब ये जो कार्बन है ये फिर क्या होगा, ये अदर 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा, ये क्या होगा तुम्हारा, ये है ना, ये क्या होगा आपका अदर 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब ये अदर 4 कार्बन एटम जो होगा कनेक्टेड होगा, अब ये 4 का अदर कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, कि डायमंड के केस में प्रत्येक कार्बन एटम जो है 4 अदर कार्बन एटम से कनेक्ट होकर एक नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, एक नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इसी कारण जो है चूंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इसके अलावा प्रत्येक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम से अटैच होकर एक नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन कर दे रहा है, ठीक है। और जब ये नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड एंड दैट्स व्हाई वी कैन से डायमंड इज सो हार्ड। इसी कारण जो है डायमंड का बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन अलग 4 कार्बन एटम से अटैच होकर एक नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एक जाल जैसा रचना बना देता है, ठीक है, नेटवर्क ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिस कारण जो होता है हम कह सकते हैं कि डायमंड का बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। डायमंड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसे प्रत्येक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम से अटैच होकर एक नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक रीजन ये हो रहा है। दूसरा रीजन हो रहा है कि इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इट हैज नो फ्री बॉन्ड, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है, कोई भी ऐसा बॉन्ड होता है वो एम्प्टी नहीं होता है, खाली नहीं होता है, ठीक है। इसे प्रत्येक कार्बन आपस में चारों कार्बन एटम से चारों बॉन्ड से अटैच होता है, इसी कारण ये नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन करता है और इसी कारण ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। हेंस वी कैन से डायमंड इज सो हार्ड, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या हो गया, इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव, और जब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं मूव करने के लिए, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, इसी कारण जो है इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर डायमंड इतना ज्यादा हार्ड क्यों होता है, या डायमंड होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, ग्रेफाइट स्लिपरी टू टच क्यों होता है, सॉफ्ट क्यों होता है, ये लोग आप हाँ ये सब चीज आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, है ना, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर कि प्रत्येक कार्बन को हमें क्या करना है, 4 अदर कार्बन एटम से अटैच करना है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, 4 अदर कार्बन एटम से हमें क्या करना है, इसमें अटैच करना है, ठीक है।
ये आपका क्या है, कार्बन एटम है, ये 4 अदर कार्बन एटम से अटैच है। अब ये जो कार्बन एटम है ये अदर 4 कार्बन एटम से अटैच होगा, ये क्या होगा, अदर 4 कार्बन एटम से अटैच होगा, ठीक है। ये जो कार्बन एटम होगा ये अदर 4 कार्बन एटम से अटैच होगा, ठीक है। यानी इस तरह से क्या होता है, ये प्रत्येक कार्बन एटम जो होता है वो अदर 4 कार्बन एटम से अटैच होकर इस तरह से क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बनाते चला जाता है, ठीक है। इस तरह से क्या करता है, एक स्ट्रक्चर जो है बनाते चला जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह से क्या होता है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते चला जाता है इस तरह से, ठीक है। यानी एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते रहता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन होता है वो 4 कार्बन एटम से अटैच होते रहता है, ठीक है। जैसे प्रत्येक कार्बन एटम होता है वो अदर 4 कार्बन एटम से अटैच होते चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक नेटवर्क सॉलिड का नेटवर्क स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इसी कारण डायमंड जो होता है बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि डायमंड इतना ज्यादा हार्ड होता है, डायमंड इतना ज्यादा हार्ड होता है, इसी कारण डायमंड का डेंसिटी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो डायमंड का डेंसिटी कितना होता है, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। जबकि ग्रेफाइट का डेंसिटी जो होता है वो ओनली 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। डायमंड का डेंसिटी कितना होता है, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि ग्रेफाइट का डेंसिटी होता है वो 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब आप समझ सकते होंगे कि कितना ज्यादा ये हार्ड होता होगा, जबकि दोनों क्या है, दोनों प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है ना, दोनों क्या है, दोनों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ही है, लेकिन दोनों में देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, दोनों का फिजिकल प्रोपर्टी में कितना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। केमिकल प्रोपर्टी दोनों का सेम है, अगर ग्रेफाइट को भी बर्न करेंगे तो CO2 देगा, इसे भी बर्न करेंगे तो CO2 देगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है। सो वी कैन से दीस आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंट शेप भी है, ठीक। अब हम चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, ठीक है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.42 होता है, जबकि ग्रेफाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसका क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, नहीं के बराबर होता है, ठीक है। जबकि कह रहा है यहाँ पर कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो होता है वो कितना होता है, 2.42 होता है, ठीक है, 2.42 होता है। अब आपका एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि आखिर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है, हाँ, तो देखिए यहाँ पर, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, तो कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम, तो यहाँ पर मीडियम कौन है, डायमंड, डायमंड है ना, तो यहाँ देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डायमंड, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब सोचिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है, 2.42 is equal to C upon speed of light in diamond, इसलिए speed of light in diamond is equal to क्या जाएगा, C upon 2.42, ठीक है, C.42, यानी इसका मतलब क्या होगा, देखिए तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इतना टाइम्स लेस एज कंपेयर्ड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है तो ये बता रहा है कि डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट यानी लाइट अगर पास करेगा तो इसका स्पीड जो होगा 2.42 टाइम्स कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। यानी वैक्यूम में लाइट का जितना स्पीड होता है उस स्पीड से लाइट का स्पीड डायमंड में क्या होगा, 2.42 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ना अपॉन कितना हो गया, 2.42, यानी इसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट है ना 2.42 टाइम्स लेस एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट उस बड़ी में उतना कम, ठीक है। तो चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या है कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत ही कम होता है, ठीक है। यानी लाइट का स्पीड डायमंड में क्या होता है, बहुत ही कम होता है,
ठीक है। हाँ, और इसी कारण जो है जब स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम होता है, इसी कारण जो है इसका शाइनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इसी कारण कह सकते हैं यहाँ पर कि ये आपका जो डायमंड होता है ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा शाइनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी बहुत ही ज्यादा शाइनिंग देता है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि डायमंड क्या हो गया, एक ट्रांसपेरेंट। ठीक है, डायमंड क्या हो गया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, हार्ड सॉलिड होता है। ठीक है, हार्ड सॉलिड, हार्ड क्यों होता है आप जान चुके हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डायमंड क्या है, इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म कारण व्हिच इज ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, हार्ड सॉलिड सबस्टेंस। ठीक है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, इट इज द ग्रेस, है ना, इट इज द डीप ग्रेस ब्लैकिश। ठीक है, ग्रेस ब्लैकिश स्लिपरी टस्ट सॉलिड होता है। ठीक है, यानी ये स्लिपरी सॉफ्ट सॉलिड सबस्टेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। अब ग्रेफाइट स्लिपरी टच क्यों होता है, सॉफ्ट क्यों होता है, आप लोग ये जान चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए हम फ्लोरीन यानी बकमिस्टर फ्लोरीन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो न्यू कैंडिडेट जो मेरे लेक्चर देख रहे होंगे, प्लीज लाइक सब्सक्राइबर्स जरूर करें। थैंक यू।